अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ गज़ाल और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार खान। देखें, ईरानी सदर आके तो चले गए। हमने कल की पॉडकास्ट भी इसी पे की कि कोई 8 लगभग अग्रीमेंट्स और MOU साइन हो गए, लेकिन जिस चीज़ का हमें ख़दशा था बिलाखिर वो हो ही गया। ये जितने भी अग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए हैं, इस पे भाई अमेरिका की तरफ से रद्द अमल आया है। उनका कहना है कि इन पे तो हमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, तो फिर आप कैसे इनके साथ जाके अग्रीमेंट्स कर सकते हो, MOU साइन कर सकते हो? यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए जा सकते हैं, और क्या हमें इतनी वो दिलेरी है कि हम वाकई इस दफ़ा स्टैंड ले सकें? क्या हमें वाकई इतनी दिलेरी है कि इस दफ़ा हम वो जो मल्टी बिलियन गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो अभी तक ऑन होल्ड है उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ? जो हमने सोचा था कि ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएं, वो हम कर सकें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। सत्तार साहब, सबसे पहले तो बताएं कि रद्द-ए-अमल किस शख्स की जानिब से आया है और क्या एग्जैक्टली कहा है उसने? यार, स्पोक्स पर्सन होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, वो रूटीन में एक अपनी उनकी ब्रीफिंग होती है, रूटीन में करते हैं वो। तो कल उन्होंने ब्रीफिंग की। वो ये नहीं कि हम कह रहे थे, उस सबको पता था कि ये जो एग्रीमेंट ईरान के साथ पाकिस्तान करेगा, जो एग्रीमेंट हो रहे थे, जो एग्रीमेंट हो चुके हुए हैं, कि भाई इसके ऊपर सैंक्शंस वाली बात इन एनी केस आएगी। अच्छा, दूसरी एक तो बात ये होगी कि जो जिनके दर पर हम हमेशा ही मुसल्लियों की तरह बैठे होते हैं, उनकी तरफ से तो अगर कोई चीज़ आती है ना, झाड़ पिलाते हैं एक तरीके से डिप्लोमेसी में। एक मैं आपको बात बताऊं, ये उन बंदों से जाकर पूछो जो डिप्लोमेटिक्स जो वर्ड्स होते हैं ना, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, उसको जानते हैं ना, वो बताएंगे कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अपरेंटली आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये जो फ्रेज इस्तेमाल की है, ये एक्चुअली उन्होंने कहा बंदे बन जाओ, इंसान दे बच्चे। ये कौन जानता है? जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को समझता है, या सफारतकारी में वो खुद रहा हो, या सफारतकारी को उसने स्टडी किया हो। मीठे मीठे अंदाज से लगाई हैं, बड़े आराम से डिप्लोमेसी कहते ही इसको हैं। हम जो गली महलों में जो लान तान करते हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, टोटली डिफरेंट। डिप्लोमेसी हो, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हो, या डिप्लोमेटिक कोड्स हो, या कॉन्डक्ट हो, या नॉर्म्स हो, इसमें एक बड़े तरीके से कही जाती है। बड़े आराम से दुनिया समझ आती है, यार है बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके। तो ये पता था हमें ही नहीं, हमारे सामने तो पॉडकास्ट आया था, स्क्रीन हमें मिली हुई, हम कह सकते हैं। कई लोग होते हैं जिनको स्क्रीन नहीं मिली होती, वो भी कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अब कहने का मतलब है कि सैंक्शंस की जद में आ गए आपके एग्रीमेंट, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ये वो एग्रीमेंट हैं जो सैंक्शन की जद में आएंगे। कैसे हो सकता है यार देखो ना, कॉमन सेंस है यार। मैं एक एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, और एक ऐसी कंट्री के साथ कर रहा हूँ जिसपे इतने टाइट हाँ, सैंक्शंस तो लगे मुझे हुए हैं। पता होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट तो सीधा सीधा सैंक्शन की जद में आएगा। जब ये एग्रीमेंट सैंक्शन की जद में आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा यार? इट्स कॉमन सेंस यार, कि मैं क्या करूँगा। वही जो पहले किया था, एग्रीमेंट साइन करके ऑन होल्ड। नहीं, पहले देखो एक और बात होती है। अब इंडिया है, इंडिया के ईरान के साथ, इजराइल के साथ, दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। अब ये देखो कमाल है, ये इंडिया का कमाल है। हम तो इजराइल की ऐसी तैसी ज़ुबानी कलामी करते हैं ना, प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकली हम माजूर हैं, ज़ुबानी कलामी हम करते हैं। ईरान के साथ भी हम सही तरह मोहब्बत नहीं करते, करवटें बदलते हैं हम, कभी इधर तो कभी उधर। इंडिया के लिए मसला क्या हुआ है कि एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान है, दोनों के साथ ताल्लुकात है। वो साइड नहीं ले सकता। इंडिया ने तय किया हुआ, मैंने साइड नहीं लेनी, ईरान की साइड नहीं लेनी, इजराइल की साइड नहीं लेनी, मैंने दोनों के साथ रहना है। अब देखें आबादी कितनी है इजराइल की? 90 लाख है। 90 लाख। 1 लाख का दायस्पुरा होता है, क्या होता है? देशपुरा होता है, दायस्पुरा होता है। नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तारकीन वतन इंडियन रहते हैं 1 लाख के करीब इजराइल में। अच्छा। और ज़्यादा तादाद नहीं है, ईरान में 4000 रहते हैं, पढ़ते हैं, बाकायदा फैमिलीज हैं। 2 शहर हैं जो जायदान, NRIs भी कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। नहीं, ये वो थोड़ा सा हट जाता है। थोड़ा सा वो टेक्निकल टर्म को ना एलेबोरेट करते हो ना तो टाइम लग जाएगा।
इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये मिली जुली चीज़ होती है, मिली जुली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वो 4000 लोग हैं जो ईरान में रहते हैं। तेहरान और ज़ायदान में ज़्यादातर लोग रहते हैं, फैमिलीज मतलब जो काफ़ी अरसे से रहती हैं। और अब वो देखें कि एक तरफ तो इंडिया जुड़ा हुआ है ईरान के साथ, दूसरी तरफ वो इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है। वो बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। बड़ी मुश्किल है। करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट क्या? उनको कह सकते हैं कि इनके जो मूव्स हैं एंड हाउ दे इंडिया कर सकता है। वजह क्या है? इंडिया बैलेंसिंग एक्ट तो इंडिया ने करना है, हमने कहाँ से करना बैलेंसिंग एक्ट? हमने तो कहना बड़ी सरकार ऐसे करेगी, हम ऐसे झुक जाएंगे, हमारा अपना बैलेंस, ये हमारा बैलेंसिंग एक्ट जो होता है वो इंडिया कर सकता है कि दोनों मुल्कों से ताल्लुकात हैं और टिका के ताल्लुकात हैं। यानी कि ईरानी इंकलाब से पहले इंडिया का वज़ीर आज़म हो वो तेहरान का ईरान का दौरा करे, या तेहरान ईरान का जो वज़ीर आज़म हो या बादशाह हो वो इंडिया का दौरा करे, वो कम थे। इंकलाब ईरान के बाद 1979 के बाद ज़्यादा हुए। ठीक है। यानी इंडिया के वज़ीर आज़म उनका ज़्यादा दौरे हैं, और जो ईरान की हुकूमत है उनका, चाहे वो रहबर हो, चाहे उनका सदर हो, चाहे उनका वज़ीर आज़म, उनके दौरे ज़्यादा हैं। और एक मरतबा तो प्रेसिडेंट हातमी था, हातमी, उसको बाकायदा इसकी जो 25 जनवरी को होती है ना, परेड होती है जी इंडिया की, उसका चीफ गेस्ट था। क्या बात है। यानी कि स्टेटस वो कैसा देते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दिन है, आज़ादी का दिन है हमारा, उसका चीफ गेस्ट ईरान का सदर खातमी था। ये ताल्लुकात है उनके। वो जब इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट वो क्या करते हैं, वो राइस करते हैं, बासमती राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादातर बासमती राइस। टेक्सटाइल भी अच्छी खासी करते हैं एक्सपोर्ट ईरान को। हाँ करते हैं, लेकिन जहाँ पर बासमती राइस का वगैरह वो तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, मशीनरी भी है, इंजीनियरिंग भी है, फर्टिलाइज़र भी हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी हैं। तो जो इंपोर्ट करते हैं वो चाइना के बाद, इंडिया दूसरा बड़ा मुल्क है चाइना के बाद जो कि ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया भी फंसा हुआ बेचारा, इंडिया भी फंसा हुआ है बेचारा। यार, जिसने बैलेंसिंग एक्ट रखना है उसको तो हम बेचारा कहेंगे। अच्छा, ये कैसे? देखो ना, जिसने ईरान और इजराइल, ना ईरान को इंडिया पे कोई इतराज़ है ना इजराइल को इंडिया पे कोई इतराज़ है। यार ये कमाल नहीं है? तो सही। साड़ी अतवारी होवे थे, हमारे इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। अंदरूने खाना कोशिशें तो हुई हैं जिस पे हमने शो भी किया था, लेकिन वैसे हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हुए। तो ईरान के साथ भी हमारे मोहब्बत वाले ताल्लुकात नहीं रहे। ये भी है। अभी देखो, जनवरी की बात है, 6 महीने पहले की बात है, 4 महीने 5 महीने पहले की बात है, तो ऐसा हुआ कि वो जंदल्ला का एक है जैश अदल, वो जंदल्ला, कभी अगर बात होगी ना जो तंजीमें बनती हैं ना, तो जंदल्ला उसमें आती है, उसका एक हिस्सा है जैश अदल। उस पर स्ट्राइक किया ईरान ने, स्ट्राइक किया पाकिस्तानी इलाके पे, तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा बहुत कि यार देखें क्रूज ये वो सारा कुछ, यार देखो होता है इस तरह। क्योंकि वो जो सीस्तान और बलूचिस्तान है ना, उस एरिए में हमारी ईरान के साथ कोई मामला अच्छे नहीं रहते। वहाँ से कुछ इधर, यहाँ से कुछ उधर, ये चलता रहता है। फिर रिटेलिएट करते हैं, फिर हुकूमतें बीच में आती हैं, तो वो चलता रहता है। और उसके अलावा वैसे भी ये है कि वो ईरान हमें बिजली भी देता है ग्वादर साइड पे। ऐसे ही है, किराए की बिजली नहीं होती जिसका किराया वसूल किया जाना होता है। वो भी एक लंबी स्टोरी है कि वो कैसे होता रहा, कब शुरू हुआ, कितनी तादाद में, कितने मेगावाट वो बिजली देता था, हम कितने उसकी कीमत क्या देते थे, बाकी अदरवाइज जो बाकी जगह से हमें बिजली हासिल हो रही थी तो उसकी कीमत क्या थी। ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ये किसी और वक्त में कर लेंगे। तो वो ये इस तरह से रहा है। अब इंडिया इज़ ट्राइंग टू, जो एक्ट है उसका वो बैलेंसिंग एक्ट बन जाए। पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला ये बन गया, सैंक्शन आ गई ना। अब आपने देखना ये है कि कितना लंबा आपने लेके चलना। ईरानी सदर अभी 24 घंटे ही हुए हैं, मेरे ख्याल 24 घंटे नहीं हुए, लगभग गए हैं। क्या तासुर पड़ेगा उधर? लो जी,
ढेर हो गए। अगर हम ढेर हो गए तो तुम्हें लगता है नहीं जिसके इम्कान ज़्यादा है, वो हमारे पास कोई चीज़ है, ये चाय नहीं है हाँ, जो मैं पी रहा हूँ, मुझे डर है कि ये भी कहीं बाहर से जाए। ना आती हो। हमारे पास तो कुछ होगा तो फिर असी चौड़े होकर बैठांगे ना। जैसे इंडिया के पास बहुत कुछ है हाँ, जो उनका अपना है, इसी वजह से वो बड़े चौड़े होकर बैठते हैं। और हम जो होता है ना, हमारे पास माँ सवाए लगवियात के हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, वो भी पब्लिक लेवल पे। हुकूमती सतह पर ना बढ़ के ही होती हैं बस, जिस पे हम चल रहे होते हैं। अब उसको कैसे आपने करना है। ईरान ने तो आपको टेस्ट केस में डाल दिया, ईरान ने तो बड़े आराम से आपको टेस्ट केस में डाल दिया कि आओ जी। और देखो उस एक वक्त में जब हमारी तरफ से जंग शुरू हो चुकी है, वो एक ख़ास किस्म की जंग है। पहले इजराइल ने हमला किया सीरिया पे, दमास्कस पे, उनकी और एक काउंसलेट पे हमला किया, बंदे मार दिए। उसके जवाबी तौर पर ईरान ने हमला किया, एक मोर ऑफ अ ठीक है। स्टेटमेंट। और उसमें कई लोग ये कहते हैं, लोगों से मुराद ये है कि डिफेंस एनालिस्ट करने वाले, बाहर के मीडिया में चीज़ें छपती हैं, उसको कभी कभी पढ़ लेते हैं हम लोग, तो उसमें कहा गया है कि ये जानबूझ के ईरान ने किया है, क्योंकि ईरान को एक ही चीज़ में फोकियत हासिल है, वो है मिसाइल। बाकी किसी में फोकियत उसे हासिल नहीं है, मिसाइल में है। वो कहते हैं कि उन्होंने चीपर ड्रोन्स, चीपर क्रूज, चीपर बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए ईरान ने। वो जेट पावर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। और जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो भी उन्होंने कोई 4-5 यूज किए जो जाके एक्चुअली लगे भी नहीं। वो लगने की जहाँ तक बारी है, वो तो 99% हर जगह से ये बात आ गई है कि 99% फेल होगा। बिल्कुल, हर तरफ से याद होना कि एक तरफ से आई हो कि 99% फेल है, दूसरी तरफ से आई हो नहीं 60% फेल है, हर तरफ से आई है, तो फिर कंफर्म हो जाता ना कि 99%। और ईरान बोला नहीं उस पर, बिकॉज आपको नहीं लगता ये मोर ऑफ अ स्टेटमेंट थी कि देखो अभी ये बस तुम्हें डेमो दिखा रहे हैं कि इफ़ यू डू एनीथिंग तो वी कैन डू इट टू। ये मसला ऐसा होता है कि ईरान के लिए भी वो मसला बन गया, इजराइल के लिए भी वो मसला बन गया कि हमारी वीकनेस ना समझ लिया जाए। हमला किया है, आगे से हम जवाब ना दें तो हमारी वीकनेस समझ लिया जाएगा। दोनों का मसला ये था, इजराइल का भी ये मसला था, ईरान का भी ये मसला था। दोनों अब कैसे हट सकते थे कि यार आप अपनी वीकनेस, प्रेशर दोनों पे, प्रेशर इजराइल पे इसलिए ज़्यादा बढ़ा कि अखलाकी मॉरल ग्राउंड्स पे इजराइल को थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई कि ईरान ने अटैक किया उस पे, उसको थोड़ी साथ ही साथ सारी कंट्रीज अभी स्टार्ट ही हुआ था, उन पे बैकलैश आना स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन वो सब बदल दिया। ईरान ने भी एक ऐसा काम किया कि जब आप देखें कि आपके मद्दे मुकाबल की वैसे ही हालत ज़रा कमज़ोर हो चुकी हो, तो आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे उसकी हालत मजबूत हो जाए और आपकी हालत कमज़ोर हो जाए। खुद को विलेनाइज ना करें, मॉरल ग्राउंड्स पे होता ना, तो वो उनको मौका मिल गया। एक और बात भी तो है ना, जब से ये रिटेलिएट किया है ईरान ने, जब से आप देखेंगे कि जो पहले बड़ा चल रहा था इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, अब उसके बारे में बात कम होने लग गई और ईरान इजराइल की बात ज़्यादा होने लग गई। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, अब देखो इंडिया की बात हो रही थी, अब वो हमास ने अटैक किया, कब मार्च में किया था, मुझे एग्जैक्ट वो डेट याद नहीं है, हमास ने अटैक किया। अब हमास जैसी तंजीमों का ये हमला, मैं बार बार कह चुका हूँ, हमास जैसी तंजीमें इस तरह का हमला मेरे लिए खुद हैरान कुन था कि वो जो हमला का स्टाइल था ना, वो ये रेगुलर आर्मी करती है या फिर आइडियोलॉजी एक ख़ास स्टेज पे चली जाती है उस तरह की। ये हमास जैसी तंजीमें इस तरह का हमला कर नहीं सकती। मतलब हैरान जू किया कि यार ये इस तरह का हमला भी कर सकती हैं। वो हो गया। उससे ये था कि यार खित्ता एक गैर महफूज हो गया, खित्ते में रहने वाले पैलेस्टीनियन गैर महफूज हो गए हैं कि वो वल्नरेबल है ना, वो इजराइल हमला करता है, जहाज़ भेजता है, मारे कौन जाते हैं, फ़लस्तीनियन बेचारे मारे जाते हैं। इस लिहाज से वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल करती है, वो जब दो मुल्क आमने सामने आते हैं तब करती है। मतलब देख लो ये इंडिया को क्या मसला बना, ये जो शिपमेंट रूट्स होते हैं, समुंदरी रास्ते जो होते हैं, स्टेट ऑफ हुमरस या हुमरस वो होता है। अब वहाँ पर ये हुआ है कि दुनिया की जो सप्लाई होती है ना ऑयल की, पूरी दुनिया में वो सप्लाई पैसेज जो है ना, इस रूट से शिपिंग जो रूट है, कॉम्प्रोमाइज हुआ।
वो 20% जो ऑयल है ना उसकी इंपोर्ट वो फंस गई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इंडिया फंस गया। अब ये देखो ना, अगर हमास तक और पैलेस्टीन तक और गजा तक और वेस्ट तक रहती बात, तो फिर बात और थी। जब दो मुल्कों के दरमियान आ जाए तो कौन कौन सी चीज़ उसमें आ जाती है। अब एक जहाज़ भी इन्होंने बहरी जहाज़ पकड़ा है ये ईरानियों ने, उसमें 17 जो थे ना स्टाफ क्रू वो इंडियंस हैं। अब इंडियन कह रहे हैं कि जनाब, उन्होंने कहा हम इनको आपको मिलने भी देंगे। जयशंकर को उन्होंने क्या वज़ीर ख़ारजा को कहा इंडिया के कि आपकी मुलाकात भी करा देंगे आपके क्रू से, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। यार मुलाकात करा दें कम बात है यार, कमाल करते हो यार। बाकियों को तो खुदा की कसम कोई पता नहीं गा, किसी ने टंगिया हुए थे, किसी ने उत्तर टंगिया हुए। ईरानी यार छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने अपने जर्नैल नहीं छोड़े थे, तो अपने जर्नैल नहीं छोड़े थे। खमैनी के दौर में होता था कि नाश्ता किया जा रहा है 4 जर्नैलों का, आज डेली बेसिस पे होता था। अखबार उठाते थे ना, 79 की मैं बात करूँ, वो कहते भाई आज 6 जर्नैलों का नाश्ता होया, आज 4 जर्नैलों का नाश्ता होया, फांसी चढ़ा देता था। तो वो नहीं करते। ये है कि इसकी वजह से कौन कौन चीज़ें ख़तरे में आ जाती। वहाँ से बात तो निकल गई, बात ऊपर चली गई। अब 2 मुल्क हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी इजराइल हमला करेगा तो किस तरह का हमला कर सकता है, वो ये करेगा ये करेगा ये करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि अगर वो, क्योंकि ईरान की स्ट्रेंथ जो है ना अरब के ख़त्े में, मिडल ईस्ट में, वो उसकी असल स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना वो प्रॉक्सी, जिसमें हिजबुल्ला भी है, हमास भी है, इस्लामिक जिहाद भी है, हौतीज़ भी हैं। वो कह रहे हैं कि ये अगर इजराइल उनको वीक करता है, उनको उड़ा के रख देता है, तो ईरान के कमज़ोर होने का है कि ईरान कमज़ोर हो सकता है ख़त्े के हवाले से। प्रॉक्सी वॉर में तो ये होता है कि आपकी प्रेजेंस होती है, बिल्कुल अंडर गाइज हो जाए, जो भी हो जाए, चेहरा बदल के आपकी प्रेजेंस मौजूद रहती है वहाँ पे उस रहेगा। तो इससे बाकी सारे ख़त्े वो जद में आ सकते हैं कि मैं भी बैठा हुआ यहाँ पे घबरा रहा हूँ, तुम भी बैठे हुए, छम्मा भी बैठा घबरा रहा होगा, अगर वो बात वहाँ से आगे निकली। तो फ्यूचर में, अब ये सब तो ठीक है, अब फ्यूचर में हमारा क्या रिस्पांस होगा इन सब पे? हमारा क्या, हम एक मर्तबा फिर साबित करेंगे पूरी दुनिया के सामने कि जनाब हम माड़े लोग हैं, बस हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि जैसे गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, उस तरह ये भी यार गैस देखो 2019 के बाद इंडिया सैंक्शन की जद में आया था। 2019 के बाद जब ये ऑयल का बताया ना कि चाइना के बाद सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर था ईरानियन ऑयल का, वो इंडिया था। तो 2019 के बाद आया था, हमने तो 2014 का बंद किया हुआ। ओ भाई हमारे वो असली नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। हमारे बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अब किस तरह शहबाज शरीफ कहे, किस तरह हमारा सदर या वज़ीर आज़म या कोई भी सियासी हुकूमत हो, कभी ऐसे कह सकती है असी माड़े गए। ये तो हम जैसा बंदा टीवी बैठा हो तो कहता है कि यार लगता ही है असी माड़े गए। माड़े का मतलब मैंने क्या कहा था, हमारे पास एटम बम है, न्यूक्लियर पावर है, मेरे ख्याल में ये एक चीज़ है। या फिर दूसरा ये होता है कि वो तालिबान कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी हमारे ऊपर होते हैं, कभी हमारे नीचे होते हैं, कभी हमारे अंदर होते हैं, कभी हमारे बाहर होते हैं, कभी हमें बाहर कर देते हैं। ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से दुनिया की नज़र में हम रहते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से दुनिया की नज़र में हम रहें। इंडिया रहता है, वो चांद पे तो चला गया यार, इतना बड़ा मुल्क है और गुर्बत इंडिया की पता कितनी है। कहते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, कलकत्ते के बारे में कहा जाता है कि जितनी आबादी घरों में रहती है उतनी ही आबादी फुटपाथ पे रहती है। ये तो है, इंडिया में गुर्बत बहुत है, उसके बावजूद अगला चांद पे जा रहा है। हमारे पल्ले क्या रह गया? हमने तो यही करना, मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ, तुम मेरी टांग खींच रहे हो। अब ये हुकूमत है अपनी यहाँ पे जो मर्जी कह रहे, उधर से इमरान खान आ गया, उनका सोशल मीडिया आ गया, उनके व्हाट्सएप ग्रुप आ गए। उससे मुझे याद आया, कोई अपडेट ये ईरानी सदर की गमगीन वो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि जनाब वो ईरान का सदर अडयाला जेल में इमरान खान को मिलने जा रहा है। आप दीदा हो रहा है, हाय मेरा इमरान क्यों जेल में है। देखो कि वो सदके जावा माशाल्लाह वो आए। कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि वो ईरानी सदर आई इस काम के लिए था, बाकी तो बहाना बनाया हुआ था उसने। अब देखो पाकिस्तान की जहाँ ये हालत हो कि हुकूमत का
वो उसका भी हाल ये है, जो अपोजिशन में है उसका हाल भी है, जो अंदर है उसका हाल भी यही है। अब ये ऐसे मुल्क के बारे में आप सोच सकते हैं कि ऐसा मुल्क कोई तरक्की ऊपर जाएगा, कोई मूव करेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा? ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पे आके आज के एपिसोड का भी एंड कर देते हैं हम। अब आप लोगों से भी यही सवाल है कि ये मुल्क कैन वी मूव फॉरवर्ड? हमने देखा एग्रीमेंट्स तो हो गए, MOUs भी साइन हो गए, अब जिस चीज़ का खदशा था अमेरिका की तरफ से वो रिस्पॉन्स भी आ गया। तब आप हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि इनकी एग्जीक्यूशन हो पाएगी या फिर एज़ यूजुअल हम थोड़ा रुक जाएंगे, थम जाएंगे और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये फिर से ऑन होल्ड चले जाएंगे? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।